हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्पीक अबाउट मनी। गाइस, हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि अगर मेरे पास एक रिटायरमेंट किटी है या एक लमसम अमाउंट है और उस पैसे को मैं इस तरीके से यूज करना चाहता हूं ताकि हर महीने एक मंथली इनकम कमाई जा सके, तो SWP कुड बी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। और SWP के लिए जो मैंने कैटेगरी आप लोगों को सजेस्ट करी थी वो थी बैलेंस एडवांटेज फंड्स। बैलेंस एडवांटेज फंड्स आपकी वो म्यूचुअल फंड स्कीम्स होती है जहां फंड मैनेजर आपके पैसे को इक्विटी से डेट और डेट से इक्विटी ऑटो रीएलोकेट करता रहता है एज पर द मार्केट कंडीशंस। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो कौन से ऐसे टॉप 3 बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स होंगे जहां मैं अपना पैसा निवेश कर सकता हूं। तो जो सबसे पहला नाम है गाइस, जो मैं आप लोगों को सजेस्ट कर सकता हूं बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी में, वो है DSP का डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड। DSP का डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड का जो इक्विटी का एलोकेशन है, इट कैन बी फ्रॉम 20 to 90%। कुछ पर्टिकुलर पीरियड में ये 20% भी रहा है, यानी 20% इक्विटी में और बाकी 80% आपका डेट और डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स में हेजिंग के लिए, और कुछ पर्टिकुलर पीरियड में ये 90% भी रहा है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो 2008 में फरवरी, मार्च, अप्रैल में लगभग इस पर्टिकुलर फंड का जो इक्विटी का एक्सपोजर था वो 20% था, बाकी रिमेनिंग 80% इस पर्टिकुलर फंड ने अपना डेट में रखा हुआ था। ये है आपका मार्केट रिसेशन आने से पहले की बात। 2009 में जब मार्केट में रिकवरी आई थी, उस समय जनवरी, फरवरी, मार्च में इस पर्टिकुलर फंड का 90% एक्सपोजर था आपका इक्विटी में। तो इसी तरीके से मैं बात करूं 2020 में मार्केट करेक्शन होने के बाद मार्च में एंड में 70% एक्सपोजर था आपका इसमें इक्विटी में। अभी की बात करूं तो लगभग 65% इस पर्टिकुलर फंड का जो एलोकेशन है वो है डेट में, और बाकी रिमेनिंग 35% पैसा आपका है डेट और डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में। अगर आप एक कंजर्वेटिव काइंड ऑफ इक्विटी इन्वेस्टर हो, मतलब आपको डेट फंड से कंपेरेटिवली थोड़ा सा हायर रिटर्न चाहिए, लेकिन वहीं आप इक्विटी की वोलेटिलिटी को भी अवॉइड करना चाहते हो, तो डेफिनेटली DSP डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड एक आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है। दूसरा जो नाम है जो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं बैलेंस एडवांटेज फंड में, वो है एडलवाइस का बैलेंस एडवांटेज फंड। एडलवाइस बैलेंस एडवांटेज फंड हालांकि DSP के कंपैरिजन में थोड़ा सा एग्रेसिव है, और अगर मैं बात करूं एडलवाइस बैलेंस एडवांटेज फंड का एलोकेशन की बात करूं तो दिस वन कैन कीप योर इक्विटी एलोकेशन फ्रॉम 30 to 80%। अभी तक अगर एक हिस्टोरिकल ऑब्जर्वेशन देखा जाए तो इस पर्टिकुलर फंड की जो इक्विटी की एलोकेशन है वो लगभग 30 से 80% की रेंज में रही है। उदाहरण के तौर पे मैं अगर आपको बताऊं तो जनवरी, फरवरी, मार्च में इस पर्टिकुलर फंड का जो इक्विटी का एलोकेशन था, यानी मार्केट में आपका करेक्शन आने के पहले की बात करें तो 40% इक्विटी का एलोकेशन था। वहीं आपका मार्च, अप्रैल, मई आफ्टर दिस कोविड करेक्शन, मार्च, अप्रैल, मई में इस पर्टिकुलर फंड का जो इक्विटी का एलोकेशन था इट वाज 60%। अभी मैं करंटली बात करूं तो फंड का जो इक्विटी का एलोकेशन है इट इज 60%, बाकी जो डेट का एलोकेशन इट इज इन 40%। तो दैट इज द रीजन, अगर आप कंपेरेटिवली कंपैरिजन करेंगे इसे DSP डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड से, तो DSP डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड से कंपेरेटिवली एडलवाइस बैलेंस एडवांटेज फंड थोड़ा सा एग्रेसिव है। तो अगर आप एक मॉडरेट काइंड ऑफ इक्विटी इन्वेस्टर हो, मतलब आपकी एक अदर डिफरेंट इनकम सोर्स बनी हुई है और आपको थोड़ा सा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट के साथ में थोड़ा सा इक्विटी का एक्सपोजर बढ़ाना है और बैलेंस एडवांटेज फंड में SWP के थ्रू जाना है, तो एडलवाइस बैलेंस एडवांटेज फंड एक आपके लिए दूसरा ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन वहीं अगर आप एक कंजर्वेटिव काइंड ऑफ इक्विटी इन्वेस्टर हो, आप 60+ ईयर्स ऑफ एज है आपके पास एक रिटायरमेंट पैसा आया है कहीं से जिसपे आपको कंटिन्यूसली मंथली इनकम लेनी है, आप उस पैसे पर रिस्क नहीं ले सकते हो ज्यादा, तो DSP डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड वहां पे आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। तीसरा जो नाम है जो मैं आप लोगों को सजेस्ट कर सकता हूं वो है ICC का प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड। गाइस, इन तीनों फंड्स के मैंने रोलिंग रिटर्न एनालिसिस भी करा है जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा। तो ICC प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड्स की बात करें तो ICC प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड का जो एसेट साइज है, हालांकि बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी में काफी पुराना फंड है ICC प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज, और इसने काफी सारी मार्केट साइकिल देखी है और हर मार्केट साइकिल में एक कंसिस्टेंटली गिविंग अ वेरी गुड रिटर्न्स। अगर मैं बात करूं ICC प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज के एसेट साइज की, तो इट इज मोर देन 32,000 करोड़ का इसका एसेट साइज है। वहीं ICC प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज
भी कंसिस्टेंटली अपने इक्विटी से डेट और डेट से इक्विटी को काफी बखूबी तरीके से रीएलोकेट कर पाया है। मैं आईसीसी प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज में अगर मैं बात करूं रिसेंटली अभी कितना एलोकेशन है, तो लगभग 60 to 70% पैसा अभी भी आपका इसमें इक्विटी में है, बाकी रिमेनिंग 35 to 40% पैसा अभी डेट में है। तो अगर इन तीनों फंड्स में कंपैरिजन किया जाए कि सबसे लो रिस्क इक्विटी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कौन सा होगा एसडब्ल्यूपी के लिए, तो वो डीएसपी डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड होगा। और बाकी अगर आप थोड़ा सा मॉडरेट इन्वेस्टर हो, आपका इक्विटी एक्सपोजर थोड़ा सा एक्स्ट्रा एड ऑन करना चाहते हो, तो या तो एडलवाइस के थ्रू जा सकते हो या आईसीसी प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज के थ्रू जा सकते हो। अब इन तीनों फंड्स का मैंने रोलिंग रिटर्न एनालिसिस करा है, जो कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। तो गाइस ये है, अब हम रोलिंग रिटर्न एनालिसिस कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने तीनों फंड्स के रोलिंग रिटर्न एनालिसिस निकाले हुए हैं। 2005 से 2021 तक का ये रोलिंग रिटर्न एनालिसिस है, यानी मैंने 3 साल के लिए अपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड कर रहा हूँ। और 2005 से 2021 तक, यानी जो भी फंड की इंसेप्शन डेट है तब से लेके अभी तक मैंने फंड को 3 साल के लिए होल्ड कर रहा हूँ। किसी भी दिन अगर मैं निवेश करता हूँ तो मेरे रिटर्न्स मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, या वोलेटिलिटी कितनी है। तो आप देखोगे कि आईसीसी प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड में जो मेरा एक एवरेज रिटर्न है 3 इयर्स के रोलिंग रिटर्न बेसिस पर, दैट इज 11.78%। वहीं मैक्सिमम रिटर्न्स था 24.27%। स्टैंडर्ड डेविएशन यानी वोलेटिलिटी, यानी अपने मीन से, अपने एवरेज से 11.78% से कितना डेविएट हो सकता है अगर मेरा इन्वेस्टमेंट होरिजन 3 साल का है, तो दैट इज दी 4.96%। बट मेरे नेगेटिव रिटर्न्स मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम थी 3 साल के, अगर मैं रोलिंग रिटर्न एनालिसिस की बात करता हूं, दैट इज दी 0.25% इन आईसीसी प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड। काफी कंपेरेटिवली बहुत कम है। 0 से 5% रिटर्न मिलने की जो प्रोबेबिलिटी थी वो थी 5.66%, 5 से 10% मिलने की प्रोबेबिलिटी थी 32%। यानी 10% से ज्यादा रिटर्न मिलेंगे अगर मैं अपने इन्वेस्टमेंट को 3 साल के लिए होल्ड कर रहा हूं। फंड के इंसेप्शन से लेके लगभग 2000 आपका फंड स्टार्ट हुआ था, लगभग 2009 के बाद 2009 या 2010 के आसपास स्टार्ट हुआ था। इस फंड के इंसेप्शन डेट से लेके अभी तक अगर मैं अपने फंड को 3 साल के लिए होल्ड कर रहा हूं तो ऐसी 10% से ज्यादा रिटर्न मिलेंगे, इसकी जो प्रोबेबिलिटी थी वो थी 53%। वहीं मैं अगर डीएसपी डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड की बात करूं, क्योंकि फंड कंपैरेटिवली कम रिस्की है, फंड ज्यादा एग्रेसिव इक्विटी एक्सपोजर लेता नहीं है, तो इसलिए इस फंड के जो एवरेज रिटर्न थे 3 ईयर रोलिंग रिटर्न्स के बेसिस पे वो थे 7.63%। वहीं मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें तो दैट इज दी 10.71%। स्टैंडर्ड डेविएशन यानी वोलेटिलिटी कितनी है, अपने एवरेज से कितना डेविएट हो सकता है, दैट इज दी 1.81%। पर एक भी ऐसा प्रोबेबिलिटी नहीं था या एक भी ऐसा चांसेस नहीं था कि इस पर्टिकुलर फंड ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं अपने 3 साल के रोलिंग रिटर्न एनालिसिस पे। लेकिन 5 से 10% रिटर्न मिलने के, यानी वही जैसे मैंने बताया, इसका जो एक एवरेज रिटर्न है वो लगभग 7.63% का है और मैक्सिमम रिटर्न वो 10.71%, तो 88% प्रोबेबिलिटी है। तो इसलिए एक लो रिस्क लो रिटर्न वाला एक बैलेंस एडवांटेज फंड का ऑप्शन है। ये उन लोगों के लिए है जो कि 60+ ईयर से या रिटायरमेंट अमाउंट है और उस पैसे पे उनको एसडब्ल्यूपी ट्रिगर करना है, उस पर रिस्क ज्यादा नहीं ले सकते, तो डेफिनेटली डीएसपी डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड एक लो रिस्क बैलेंस एडवांटेज इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है आपके लिए। तीसरा जो मैंने आपको सजेस्ट किया था एडलवाइस बैलेंस एडवांटेज फंड, इस पर्टिकुलर फंड की जो एवरेज रिटर्न थे वो थे 9.82 सिंस इस पर्टिकुलर फंड के सिंस इंसेप्शन से। इस पर्टिकुलर फंड भी 12, 13, 14 के आसपास स्टार्ट हुआ था और मैक्सिमम जो रिटर्न्स थे फंड के वो थे 17.91। फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वोलेटिलिटी अपने एवरेज से दैट इज दी 3.49। तो कंपैरेटिवली आईसीसी प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज और एडलवाइस बैलेंस एडवांटेज एक थोड़ा सा कंपैरेटिवली वोलेटाइल ज्यादा है अगर आप डीएसपी से कंपैरिजन करो। लेकिन एक भी चांसेस नहीं था कि पर्टिकुलर फंड ने नेगेटिव रिटर्न दिया है 3 इयर्स के ड्यूरेशन में। लेकिन 10% से 20% ज्यादा रिटर्न मिलने की जो प्रोबेबिलिटी थी दैट इज दी 44%। वहीं डीएसपी में इट इज 3.49% क्योंकि वो कम रिस्की फंड है। तो ये थे 3 साल के। अब हम देखते हैं 5 इयर्स के रोलिंग रिटर्न एनालिसिस। आईसीसी प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज के 5 साल के इन्वेस्टमेंट के एवरेज जो रिटर्न है दैट इज दी 12.31%। वहीं लेकिन वोलेटिलिटी है 3.74%। लेकिन एक भी प्रोबेबिलिटी नहीं थी कि आपको नेगेटिव रिटर्न मिला। यानी 2 फंड के सिंस इंसेप्शन से लेके अभी तक अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को 5 साल के लिए होल्ड कर रहे हो तो एक भी ऐसा चांस नहीं था कि आपने नेगेटिव रिटर्न्स मिला है। लेकिन 10% से 20% रिटर्न मिलने की जो प्रोबेबिलिटी थी दैट इज दी 69.02% इन आईसीसी प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड। वहीं डीएसपी में बात करें तो डीएसपी का 5 साल का जो एक एवरेज रिटर्न है
हालांकि फंड काफी पुराना नहीं है, 2015 के आसपास स्टार्ट हुआ था, तो इसका जो एक एवरेज रिटर्न है दैट इज दी 7.78%। वहीं मैक्सिमम रिटर्न थे 5 साल के रोलिंग रिटर्न बेसिस पर 10.90%। वोलेटिलिटी कंपेरेटिवली बहुत कम है अगर आप आईसीसी कंपेयर करो या इवन एडलवाइस से कंपेयर करो। यहां भी अगर हम बात करें जो आपके रिटर्न्स मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज दी 91% की आपको 5% से 10% रिटर्न मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है। एडलवाइस की बात करें 5 इयर्स के रोलिंग रिटर्न बेसिस पर तो एवरेज रिटर्न है 10.31% और इसकी जो वोलेटिलिटी है दैट इज 2.20, यानी अपने स्टैंडर्ड अपने मीन से अपने एवरेज रिटर्न से कितना डेबिट हो सकता है अगर मैं अपने इन्वेस्टमेंट को 5 साल के लिए होल्ड कर रहा हूं। 10% से 20% रिटर्न मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज 69.12। तो यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा कि अगर आप एक कंजर्वेटिव काइंड ऑफ इक्विटी इन्वेस्टर हो, अपने पैसे पे ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं देखना चाहते हो पोर्टफोलियो पे, तो डीएसपी डायनेमिक एसेट एलोकेशन एक अच्छा ऑप्शन है। हालांकि वहां पे आपको कंपैरेटिवली रिटर्न्स कम मिलेंगे क्योंकि वहां पे इक्विटी एक्सपोजर ज्यादा नहीं होता है या ज्यादा रिस्की अप्रोच नहीं लेता है। लेकिन अगर आप देखेंगे थोड़ा सा मॉडरेट इन्वेस्टर हो तो आप एडलवाइस या आईसीसी प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज के साथ जा सकते हो। आप इवन कॉम्बो बना के भी जा सकते हो कि कि मैं 70% डीएसपी में रखूंगा, 30% मैं आईसीसी प्रूडेंशियल बैलेंस में रखूंगा या 30% मैं एडलवाइस बैलेंस एडवांटेज में रखूंगा। तो इस तरीके से आप अपने फंड को री एलोकेट कर सकते हो अगर आपको एसडब्ल्यूपी के थ्रू जाना है या एसडब्ल्यूपी के थ्रू आपको मंथली इनकम कमानी है। तो गाइस जैसा कि अभी आपने रोलिंग रिटर्न एनालिसिस देख ही लिया है, अगर आप मुझसे अब सवाल पूछो कि अगर मुझे लमसम पैसा निवेश करना है तो मैं किस एलोकेशन में करूं, तो मेरा सजेशन होगा कि सर अगर मान लीजिए आपके पास 20 लाख रुपीस अभी अमाउंट है, एक रिटायरमेंट अमाउंट है, रिटायरमेंट किटी है, आपका एक लमसम पैसा है जिसे आप पेंशन के तौर पर यूज करने वाले हो, तो आप 2 फंड्स में जा सकते हो, एक कॉम्बो बना के फंड्स में जा सकते हो। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास 20 लाख रुपीस अमाउंट है और मुझे उस पैसे पे ज्यादा कंपेरेटिवली रिस्क नहीं लेना है, तो मेरा जो 70% पैसा है वो मैं डीएसपी डायनेमिक एसेट एलोकेशन में रखूंगा, 30% मैं पैसा आई कैन कीप इन आईसीसी और एडलवाइस बैलेंस एडवांटेज फंड्स। अगर मुझे आई एम वेरी मच ओके कि हाँ ठीक है मैं थोड़ा सा इक्विटी एक्सपोजर बढ़ा सकता हूँ क्योंकि मेरा एक अलग डिफरेंट इनकम आ रही है, मंथली इनकम, मैं थोड़ा सा एक्सपोजर एक्स्ट्रा कर सकता हूँ, तो मैं 50-50 के परसेंट के एलोकेशन के हिसाब से जा सकता हूँ। तो आई कैन keep my 50% money in DSP dynamic asset allocation fund और 50% money in Edelweiss balance advantage fund। तो इस तरीके से आप अपने एलोकेशन को चेस कर सकते हो, डिप्लॉय कर सकते हो, अपने अमाउंट को एसडब्ल्यूपी ट्रिगर कर सकते हो। इसके अलावा लास्ट वीडियो में एक बहुत जरूरी सवाल था जो बार बार उठ रहा है और उसका आंसर देना बहुत जरूरी है। गाइस म्यूचुअल फंड पर कोई टीडीएस नहीं लगता जब आप विड्रॉ करते हो। म्यूचुअल फंड पे जो टैक्स लगता है वो लगता है कैपिटल गेन पर, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इक्विटी फंड्स की, तो टीएस जितने भी बैलेंस एडवांटेज फंड्स है इट विल बी ट्रीटेड एज एन इक्विटी फंड। तो इनका जो टैक्सेशन का जो रूल है वो सिंपल है कि अगर आप 1 साल के बाद अपनी यूनिट्स को रिडीम करते हो तो जितनी भी आपकी कैपिटल गेन होती है उसको हम एलटीसी यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंसीडर करते हैं। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आपका 1 लाख से ज्यादा है किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, नॉट मंथली, हर महीने मिल रहा है कैपिटल गेन, उससे कोई मतलब नहीं है, पूरे फाइनेंशियल ईयर में वो 1 लाख से ज्यादा है आपके म्यूचुअल फंड का कैपिटल गेन, अगर वो एलटीसीजी है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, और 1 लाख से जो ज्यादा है उस एक्सेस अमाउंट पे आपको 10% टैक्स लगता है। मतलब अगर आपका कैपिटल गेन मान लीजिए 1,50,000 है तो 1 लाख रुपए आपका एग्जम्प्टेड है क्योंकि 1 लाख रुपए तक पे कोई टैक्स नहीं लगता, 50,000 रुपए पे 10% टैक्स आपको लगता है। तो जो लास्ट कैलकुलेशन दिखाई है, जिन्होंने वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो मेरी पुरानी इससे लास्ट वाली वीडियो भी देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये ध्यान रखिए एसडब्ल्यूपी में जब आप अपना पैसा विड्रॉ करते हो तो कोई मंथली टीडीएस या टैक्स नहीं लगता, साल में आपको एक कैपिटल गेन स्टेटमेंट मिलता है अपने फंड हाउस से, अपनी एएमसी से। वो स्टेटमेंट आपको जब अपनी टैक्स फाइलिंग करते हो तब आपको चाहिए होता है, वहां पे आपको मेंशन करना होता है कि कितना मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, उसके हिसाब से आपको टैक्स लगता है। टैक्स कितना लगता है, अगर 1 लाख से ऊपर है तो वो 10% टैक्स उस पर लगेगा। अगर अभी भी कोई मन में सवाल है प्लीज नीचे कमेंट करके पूछिए और मुझे बताइए कि आप अपने रिटायरमेंट के लिए कौन कौन से फंड में निवेश कर रहे हो या किस तरीके से प्लानिंग कर रहे हो। मुझे लगेगा कि उसमें कुछ एडवाइस करनी चाहिए तो डेफिनेटली आई विल हेल्प यू, आई विल एडवाइज यू ऑन जो भी कमेंट कर रहे हो उस पर मैं आंसर दूंगा। तो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आप अपने रिटायरमेंट को कैसे प्लान कर रहे हो। साथ ही में अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो के नीचे लाइक जरूर कीजिए, बिना लाइक करे जाना मत, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार देख रहे हो। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।